इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र क्या है बच्चों? सामान्य जो भाषा में मनुष्य कहाँ रहता है? समाज में रहता है। और जब समाज में रहकर क्या करता है? विभिन्न आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं संपादित करता है। अब ये जो आर्थिक क्रियाएं ये क्या होती है? मनुष्य कहाँ रहता है? समाज में रहता है। समाज में रह के धन कमाता है, चाहे वो खेती करके, चाहे कारखाना में काम करके, चाहे नौकरी करके, कहीं भी वो अपनी सेवाएं देके उसके बदले में क्या करेगा? वो धन कमाएगा। अब उस धन को वो कहाँ खर्च करेगा? वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने पर। और वस्तु और सेवाओं से वो अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये कहलाती है बच्चों आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो भी आर्थिक नियम है, आर्थिक विचार, आर्थिक सिद्धांत, एवं नियम, ये सब आगे जाकर आर्थिक विचार, आर्थिक सिद्धांत एवं आर्थिक नियम, ये सब आगे जाकर क्या बनते हैं? समृद्ध होकर अर्थशास्त्र। तो सामान्य रूप से बच्चों अर्थशास्त्र की परिभाषा है अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ये तो हो गई बच्चों सामान्य जो परिभाषा है अर्थशास्त्र की। अब मुख्य रूप से अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की जब बात की जाए तो इनको 5 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं।
तो बच्चों ये जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं वो कितनी है, कितने भागों में बांटे गए? 5 भागों में। तो पहली जो परिभाषा है वह है धन प्रधान परिभाषा। धन प्रदान परिभाषा। दूसरी परिभाषा है कल्याण प्रधान परिभाषा। अब तीसरी जो परिभाषा है सीमितता प्रधान परिभाषा। बच्चों चौथी जो परिभाषा है वो किस पर आधारित है? विकास पर आधारित, विकास प्रधान परिभाषा। अब लास्ट जो 5वीं जो परिभाषा है वह है आवश्यकता विहीनता परिभाषा। अब हम आपको इनको एक एक करके बताएंगे। तो पहली जो परिभाषा है धन प्रधान परिभाषा। ये किसने दी? एडम स्मिथ ने। तो धन प्रदान परिभाषा बच्चों किसने दी? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या पिता भी कहा जाता है। इस प्रकार एडम स्मिथ की जो एक पुस्तक थी एन इंक्वायरी into the nature and causes of the वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो पुस्तक है एडम स्मिथ की 1776 में प्रकाशित हुई। अब हिंदी में इस पुस्तक का नाम है राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा
कारणों की खोज। ये इस पुस्तक का हिंदी में नाम है। अब ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1776 को। इस पुस्तक के अंतर्गत एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या माना? धन का विज्ञान। कि अर्थशास्त्र एक धन से संबंधित विज्ञान है, सिर्फ धन की खोज करता है। धन किस तरह से मनुष्य समाज में रह के कमाता है और किस तरह से खर्च करता है, उसका विवरण इसमें है। तो सिर्फ धन से संबंधित बात इसमें की जाती है। इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या माना? धन का विज्ञान माना। सेकंड जो परिभाषा है, कल्याण प्रधान परिभाषा। परिभाषा तो कल्याण प्रधान परिभाषा बच्चों किसने दी? अल्फ्रेड मार्शल ने। अब अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को किससे संबंधित बताया? अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण से संबंधित बताया। अब बच्चों यहाँ पे जो आर्थिक कल्याण है, इस पर अल्फ्रेड मार्शल ने जोर दिया कि आर्थिक कल्याण क्या है। जिस तरह एडम स्मिथ ने धन पर जोर दिया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन कैसे अर्जित करता है, कैसे खर्च करता है, इस सब का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने धन को अर्जित कैसे किया जाता है उसको महत्वपूर्ण न मानते हुए उन्होंने क्या महत्वपूर्ण माना है कि धन को किस तरह उपयोग किया जाता है और उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है। ताकि व्यक्ति जब आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो कैसा होगा? मानसिक रूप से संतुष्ट होगा। तो इन्होंने किस पर अधिक जोर दिया? आर्थिक कल्याण पर अधिक जोर दिया। अब तीसरी जो परिभाषा है, सीमितता प्रदान। परिभाषा बच्चों, सीमितता प्रदान परिभाषा किसने दी? लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्स। तो सीमितता प्रदान परिभाषा किसने दी है? लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्स ने। इन्होंने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं व सीमित साधनों
से संबंधित बताया। असीमित आवश्यकताएं, यानी कि मनुष्य की जो आवश्यकता कैसी है, असीमित है, और साधन क्या है, सीमित है। अब सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की किस तरह से पूर्ति की जा सकती है। तो ये क्या है, एक जैसे विवेकशील जो उपभोक्ता है वो क्या करता है, वस्तुओं में आवश्यकताएं कैसी होती है बच्चों, आवश्यकता अधिक तीव्र होती है और कम तीव्र होती है। तो आवश्यकता जो ज़्यादा तीव्र होती है उसमें और कम तीव्र जो होती है उसमें, इन दोनों के बीच में उपभोक्ता क्या करता है, एक विवेकशील उपभोक्ता क्रम प्रदान करेगा दोनों को। ताकि वो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। तो अब ये जो समस्या उत्पन्न होती है वो समस्या किस नाम से जानी जाती है, रॉबिन्सन ने इस समस्या को किस नाम से जाना, चयन या चुनाव की समस्या। और दूसरे नाम से जाना इन्होंने इसे आर्थिक समस्या भी रॉबिन्स ने कहा। तो इस प्रकार से इन्होंने असीमित आवश्यकता और सीमित साधनों को संबंधित बताया। अब अगली जो परिभाषा है, विकास प्रधान परिभाषा। चौथी परिभाषा कौन सी है, विकास प्रधान परिभाषा। तो बच्चों विकास प्रधान जो परिभाषा है वो किसने दी है, पॉल ए सैमुएल्सन ने। उन्हें अर्थशास्त्र, पॉल ए सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास से संबंधित करते हुए आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक पक्ष पर जोर दिया। अब बच्चों आर्थिक जो क्रिया हैं, यहाँ पे जो हम बता चुके हैं कि मनुष्य समाज में रहकर जो भी धन से संबंधित क्रियाएं करता है, उसको किस तरह से अर्जित करता है, कैसे खर्च होता है, वो कहलाती है आर्थिक क्रियाएं। और इसके अंतर्गत विकास प्रधान परिभाषा के अंतर्गत मार्शल और रॉबिन्स दोनों की परिभाषाओं का क्या है, समावेश है। तो जब मानव व्यवहार की बात आती है तो वो किसको अधिक महत्व मानते हैं, साधनों की सीमितता को। और जब वस्तु विनिमय प्रणाली की बात आती है
तो वो साधनों के आवंटन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अब साधनों का आवंटन है जो कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन करने में साधनों को किस तरह से बंटवारा किया जाता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं अगली परिभाषाओं में। तो 5वें नंबर की परिभाषा आवश्यकता, विहीनता परिभाषा। अब आवश्यकता विहीनता जो परिभाषा है वो बच्चों किसने दी? प्रोफेसर J.K. मेहता। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक व्यक्ति में आवश्यकताओं की विहीनता स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला अध्ययन बताया। तो यहाँ पर बच्चों जो आवश्यकता विहीनता है, आवश्यकता विहीनता से मतलब है कि किस तरह से आवश्यकता विहीनता व्यक्ति की इच्छाओं में कमी अभी आवश्यकता विहीनता मतलब कि व्यक्तियों की अपनी इच्छाओं में कमी करके किस तरह से वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति क्या है अपनी जो आवश्यकता है उनको सीमित करके अपनी इच्छाओं में कमी करके क्या प्राप्त करता है? वास्तविक वृद्धि या वास्तविक सुख। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि समाज में प्रतिष्ठा के लिए लोग बहुत ही मरते हैं। तो प्रतिष्ठा कि पड़ोसी के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास ये नहीं है। तो इसमें इस चीज़ का बाहरी प्रभाव का असर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से संतुष्टि रहेगा पूर्ति करके, अपने साधनों को जो सीमित है उनके आधार पर प्रयोग करके वो वास्तविक सुख प्राप्त करेगा। तो यह आवश्यकता असीमित और साधन क्या है? सीमित है। अब बच्चों ये साधन क्या चीज़ है? समय एवं धन जो कि सीमित है। इस प्रकार से ये पांचों परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।